नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। सीटेट की परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित होने वाली है, जिसके लिए हम सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं। इनके प्रश्नों को हल कर रहे हैं ताकि हमारी तैयारी अच्छे ढंग से हो सके और इसमें हमारी कमियां क्या हैं वो भी हमें पता चल सके। इसमें हमारी 7 कक्षाएं अब तक हो चुकी हैं, जिसमें हमने लगभग पूरे 210 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। आज 8वीं कक्षा में हमें 211 से लेकर के 240 तक के प्रश्नों का अभ्यास करना है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं हम अपनी आज की कक्षा और देखते हैं कि आज के हमारे 30 प्रश्न कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऐसा शिक्षा शास्त्र जो बच्चों पे ही केंद्रीकरण करता हो। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बी, बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए। सी, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। या डी, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। बोलिए क्या है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ठीक है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा कि बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। 212 नंबर का प्रश्न, मानव बुद्धि एवं विकास की समक्ष शिक्षक को खाली स्थान के योग्य बनाती है। तो किसके योग्य बनाती है? ऑप्शन ए, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। ऑप्शन बी, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के योग्य बनाती है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है और शिक्षार्थियों को यह बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। बोलिए। तो ऑप्शन सी आपका यहां भी सही हो जाएगा कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। चलिए 213 नंबर का प्रश्न, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। ऑप्शन ए, बैंकिंग मॉडल। बी, रचनावादी मॉडल। सी, प्रोग्रामिंग मॉडल। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बोलिए क्या सही हो जाएगा कि सीखने का वह मॉडल जो क्या है? सृजनात्मकता, नई चीजें करने की ओर प्रेरित करता है। तो वह क्या है? रचनावादी मॉडल। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि जो बच्चों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करता है वह रचनावादी मॉडल कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 214 नंबर का, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? क्या कहा? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए, धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन बी, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। ऑप्शन सी, अति मानक भाषा पढ़ाने में दक्षता। या ऑप्शन डी, पढ़ाने की उत्सुकता। बोलिए। देखिए विशेषताएं तो ये भी हैं तीनों कि पढ़ाने की उत्सुकता होना, जिज्ञासा होना, अति मानक भाषा पढ़ाने में दक्षता होना, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होना, ये भी एक शिक्षक की विशेषता है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो गुण शिक्षक के भीतर है वो कौन सा है? धैर्य और दृढ़ता। यदि शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता नहीं होगी तो वह बच्चों को सिखाने में सक्षम नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर क्योंकि बच्चे हैं वो अपने हिसाब से चला करते हैं, तो उस टाइम पर शिक्षक में धैर्य होना चाहिए, एक दृढ़ता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे रहने दो अपने को क्या है। तो धैर्य और दृढ़ता ये शिक्षक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी
चाहिए। चलिए 215 नंबर का प्रश्न। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है। अप्रासंगिक प्रश्न यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे जो संबंध नहीं रखते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी का चैप्टर चल रहा है स्कूल के बारे में, हमारा विद्यालय नाम का चैप्टर चल रहा है, और वह महात्मा गांधी के बारे में प्रश्न पूछता है या अंतरिक्ष के बारे में प्रश्न पूछता है, तो यह अप्रासंगिक प्रश्नों की कोटि में आएगा। तो ऐसे बच्चे होते भी हैं जो आपके विषय से रिलेटेड प्रश्न आपसे नहीं पूछते। तो आपकी क्लास में यदि एक बच्चा ऐसा है जो डेली आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न जो रिलेट नहीं करते हैं या जो असंबद्ध प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों को पूछता है, तो एक शिक्षक यदि आप हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। ऑप्शन बी, या फिर उसे डांटेंगे। ऑप्शन सी, उससे बातचीत करेंगे। या ऑप्शन डी, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। बोलिए, पहला विकल्प आप सबसे पहले कहां जाएंगे? कि भैया ऑप्शन सी, उस बच्चे से हम बातचीत करेंगे। बातचीत करेंगे मतलब क्या? कि बेटा ये प्रश्न है, इससे रिलेट नहीं करता है, इसको यदि आपको जानना है, जानने की जिज्ञासा है, तो आप क्लास के बाद हमसे पूछें। आप बीच कक्षा में हमसे इस असंबद्ध प्रश्न को पूछते हैं, तो इस कारण से क्लास में डिस्टरबेंस होता है। तो इन सब बातों को समझाते हुए सबसे पहले उस बच्चे से हम बातचीत करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 216 नंबर का। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? क्या खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए, सुकरात। बी, फ्रोवेल। सी, किलपैट्रिक। या फिर डी, अरस्तु। बोलिए कौन है? तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल है। कौन है? खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल है। 217 नंबर का प्रश्न। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा संहिता का ज्ञान भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये तीनों ऑप्शन अलग अलग आ रहे थे, जहां उन्होंने एक भी डी ऑप्शन में दे दिया कि अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किसका? अध्यापन विषय माने मैं जो विषय पढ़ाने जा रहा हूं उसके बारे में शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, और बाल मनोविज्ञान की बालकों की किस प्रकार से अधिगम कराया जाए, बालकों में किस प्रकार से रुचि, जिज्ञासा इत्यादि कैसे उत्पन्न की जाए, इसलिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। तो 217 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। अगला प्रश्न 218 नंबर का। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? कि जो बच्चे भी प्राथमिक स्तर पर हैं, ऐसे बच्चों के लिए शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी हो सकती है? ऑप्शन ए, प्रयास एवं भूल विधि। बी, अनुकरण विधि। सी, व्याख्यान विधि। या फिर डी, खेल विधि। बोलिए, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी हो सकती है? प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि या फिर खेल विधि। तो जो बच्चे अभी छोटी कक्षा में हैं, प्राथमिक स्तर पर हैं, उनको ना तो प्रयास व भूल विधि काम आएगी, ना बच्चे अभी अनुकरण ढंग से कर पाएंगे, और व्याख्यान की बात तो बहुत दूर है। तो बच्चे खेल के माध्यम से इस समय पर सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षण की उपयुक्त विधि होगी खेल विधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर है हमारा 219। देखिए, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? कौन सी शिक्षण विधि? कि डाल्टन शिक्षण विधि। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? ऑप्शन ए, फ्रोवेल ने। ऑप्शन बी,
W.H. किलपेट्रिक ने, ऑप्शन सी मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने, या फिर डी डॉल्टन ने। बोलिए, डॉल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? अब कई लोगों को तो नाम देख करके कि डॉल्टन नाम है, इस कारण से डॉल्टन शिक्षण विधि का विकास डॉल्टन ने ही किया होगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। आपका ऑप्शन क्या है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट। क्या है ऑप्शन आपका सही? सी नंबर का, मिस हेलन पार्कहर्स्ट। इन्होंने डॉल्टन शिक्षण विधि का विकास किया था। आइए देखते हैं डॉल्टन शिक्षण विधि के बारे में। चलिए, व्याख्या में मैं दे नहीं पाया, मुझे शायद ख्याल नहीं रहा होगा। डॉल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। 220 नंबर का प्रश्न, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। ऑप्शन बी, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की। ऑप्शन सी, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की। या ऑप्शन डी, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका अभी आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में होनी चाहिए। 221 नंबर का प्रश्न, परिपक्वता का संबंध किससे है? क्या है प्रश्न? परिपक्वता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, विकास से, बी बुद्धि से, सी सृजनात्मकता से, या फिर डी रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। जब तक शारीरिक मानसिक विकास नहीं होगा तब तक परिपक्वता नहीं आ सकती है। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि परिपक्वता का संबंध विकास से है। 222 नंबर का प्रश्न, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय निम्न में से किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है? क्या वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए किस प्रकार का सहयोग विद्यालय उपलब्ध करा सकता है? बोलिए, ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। ऑप्शन बी, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का अनुपालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना और धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो बोलिए, वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार से सहयोग करेगा? तो देखिए, यहाँ पर तो वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने की बात ऑप्शन सी में कही गई है, तो यह तो नेगेटिव में चला गया, तो ऑप्शन सी तो गलत होगा। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजेंगे तो बाकी और विद्यार्थी क्या करेंगे? तो इस कारण से ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। और शिक्षार्थियों के लिए एक समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करेंगे तो भी वैयक्तिक भिन्नताओं का संबोधित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। चलिए, 223 नंबर का प्रश्न, तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? क्या तनाव और क्रोध की अवस्था किस अवस्था को कहेंगे? तो ऑप्शन ए, शैशवावस्था। ऑप्शन बी, किशोरावस्था। सी, बाल्यावस्था। या फिर डी, वृद्धावस्था। तो ऑप्शन बी, जो किशोरावस्था होती है उसे ही तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। तो इसे आप भूले नहीं कि तनाव और क्रोध की अवस्था क्या होती है। तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। तो देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी अवस्थाओं में व्यक्ति अलग अलग क्रियाओं को करता है और इसमें अलग अलग अवस्थाएं भी होती हैं, अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 224 नंबर का प्रश्न,
सतत और व्यापक मूल्यांकन निम्न में से किस पर बल देता है? कौन सा? सतत और व्यापक मूल्यांकन निम्न में से किस पर बल देता है? ऑप्शन ए बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, ऑप्शन बी सीखनों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, या सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो सीखने के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य ये केवल मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता ये भी नहीं, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। परीक्षण करना अच्छी बात है, लेकिन परीक्षण करते हुए यदि इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि परीक्षण के कारण से उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना सुधार हुआ है, तो फिर मूल्यांकन का कोई महत्व नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। चलिए 225 नंबर का प्रश्न, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? कौन सा? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशव अवस्था में, बी बाल्यावस्था में, या सी किशोरावस्था में, या फिर डी वृद्धावस्था में। बोलिए। तो ऑप्शन बी जो बाल्यावस्था है, ऐसी बाल्यावस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। इसके पहले एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर क्या था? किशोरावस्था। क्या उत्तर था? किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। और यहाँ पर शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास कहाँ पर होता है, कौन सी अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 226 नंबर का प्रश्न, मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? किसकी समझ? मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है? ऑप्शन ए निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, ऑप्शन बी शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, ऑप्शन सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। बोलिए। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि विद्यार्थी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। चलिए 227 नंबर का प्रश्न, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? क्या शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो ये आपने पढ़ा होगा कि शैशव अवस्था में विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया में गति होती है, वे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ऑप्शन ए गलत है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी शैशवावस्था में पाई जाती है। यहाँ पर हमसे नेगेटिव पूछ रहे हैं, क्या नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, तो बच्चा इसमें अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। चिंतन प्रक्रिया, शैशव अवस्था में चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है, तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता चिंतन प्रक्रिया नहीं है। अब आपको इसके साथ 3 पॉइंट मिल गए कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये शैशवावस्था की विशेषता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति ये शैशवावस्था की विशेषता है, और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति ये भी शैशवावस्था की ही विशेषता है। चलिए 228 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त बुद्धि के पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? क्या? ऑप्शन ए संदर्भगत, बी अवयवभूत, सी सामाजिक, या डी आनुभविक। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में बुद्धि के पक्षों को सामाजिक के नाम से भी संबोधित
किया गया है। चलिए 229 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होती है? बाल्यावस्था अवस्था कितने वर्ष तक होती है? बोलिए। ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, या फिर डी 10 वर्ष तक। तो ऑप्शन बी 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 230 नंबर का प्रश्न। आनुवांशिकता को किसकी सामाजिक संरचना माना जाता है? ऑप्शन ए गौण, बी गत्यात्मक, सी स्थिर, या डी प्राथमिक। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, स्थिर। 231 नंबर का प्रश्न। मानवों यानी कि मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी शैशव काल में, या डी यौवन अवस्था में। तो ऑप्शन बी किशोरावस्था में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 232 नंबर का प्रश्न। कक्षा को जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, अच्छा लड़की अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर से शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए, और कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। बोलिए, जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो भैया लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। तो लड़कियों को क्यों नहीं करना, है ना? तो ये ऑप्शन गलत है। लड़कियां भी जोखिम उठा सकती हैं, निर्भीक हो सकती हैं। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कह करके शिक्षार्थियों अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर भी जेंडर रूढ़िवादिता हो सकती है, और कुश्तियों में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करेंगे तो यही लगेगा कि लड़कियां ये सब कार्य नहीं कर सकती हैं। इसलिए ऑप्शन बी लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। 233 नंबर का प्रश्न। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी प्रसव पूर्व काल, या डी वयस्कता। बोलिए क्या होगा? तो इसे कहा जाएगा प्रसव पूर्व काल, माने जन्म से पैदा होने का पहले का जो समय है वह सब प्रसव काल की कोटि में, प्रसव पूर्व काल की कोटि में आएगा। 234 नंबर का प्रश्न। विद्यालयों को निम्न में से किस लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन ए वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम कराने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, और यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। बोलिए, तो वैयक्तिक विभिन्नताओं को क्यों पूरा करना चाहिए? तो यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या फिर अयोग्य है। 235 नंबर का प्रश्न। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए माता पिता, बी वातावरण या परिवेश, सी विद्यालय का वातावरण, या फिर डी समाज। तो बालक का प्रारंभिक विकास माता पिता पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। 236 नंबर का प्रश्न। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, बी सामान्य बुद्धि, सी विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, या डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर मुख्य रूप से बल देता है। 237 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, या लिखना।
तो जो लिखना है वह सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। 238 नंबर का प्रश्न, ये अपन ने देख लिया अभी कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। 239 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो ऑप्शन बी अनियमित विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। और अंतिम प्रश्न आज की कक्षा का 240 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से समाजीकरण क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बी शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, सी समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या फिर डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन बिठाना, सामंजस्य बिठाना, वही वास्तव में समाजीकरण है। इस प्रकार अब तक हमारे टोटल 8 कक्षाओं में 240 प्रश्नों को हम उत्तर सहित देख चुके हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और यदि आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।